बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमें प्रोग्राम में जो ज्वाइन किया है आबिदा राजा, साबिक एमपी हैं पीटीआई से, और सैयद अखुंज़ादा चटान सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दोनों रहनुमाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि कुछ मुश्किलात का शिकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी। और अगर बात की जाए फजलुर रहमान के हवाले से, तो वो भी एक तहरीक चलाने का इंदिया दे चुके हैं, लेकिन कल जो उनकी मुलाकात हुई उसके बाद कोई आप ये कह सकते हैं कि बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। और साथ अगर पीटीआई के हवाले से बताया जाए तो वो भी कोई मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। इस हवाले से भी बहुत जो हमारे रहनुमा हैं इनसे भी पूछेंगे। महंगाई के हवाले से जो अवाम परेशान हैं, वैसे तो जो अगर आप इदारे शुमारियात के हवाले से दिखाया जाए, बाकी जो स्टॉक मार्केट के हवाले से दिखाया जाए, वो तो हुकूमत और जो विफाकी जितने भी वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि आवाम के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन आम आदमी तक वो तमाम तर चीज़ें नहीं पहुँच रही। ये भी हम पूछेंगे अपने बहुत जो हमारे मेहमान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा, वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान को मना लिया। इस हवाले से आबिदा राजा साहिबा आपसे, आप क्योंकि पीटीआई के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान के बड़े अच्छे पिछले अरसे में टाइज थे और मिलकर एक तहरीक का इंदिया दे रहे थे, लेकिन अब वो भी देख रहे हैं हम कि बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। क्या समझती हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ रही हैं और साथ आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, या कोई आसानी आने वाली है आप बोथ पार्टीज के लिए? अब्दुल राजा साहिबा आपसे पूछ रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मुज़ाकरात की तो हमेशा सिर्फ बात होती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, होने चाहिए। हाँ, मैं खुद इस पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी मसला जो है वो मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। ख़ास तौर पे जो हमारे सियासी मसाइल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुज़ाकरात के थ्रू ही हल हो सकते हैं। लेकिन जब आप मुज़ाकरात करना चाह रहे होते हैं, जब आप सुलह करना चाह रहे होते हैं, जब आप मिल के साथ चलना चाह रहे होते हैं, तो तब ये नहीं होता कि एक साइड पे आप हमारे ऊपर केस बना रहे हैं, एक साइड पे आप हमारे लोगों को मरवा रहे हैं, एक साइड पे हमारे लोगों से पार्टी छुड़वा रहे हैं, ज़ुल्म बंद नहीं हो रहा, और साथ ही आप या तो कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए अभी भी हम तैयार हैं, मुल्क के लिए और कौम के लिए। ये नहीं कि किसी से डर के, जो कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं और दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला देते भी रहेंगे इस मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, तो वो तो चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जो झूठ जो लोग बोलते हैं ना कि हम बैठना चाहते हैं, हम मिल के बात करना चाहते हैं और अपने मुफ़ाद की सोचते हैं, तो उनको अब ये सियासत इससे निकल के बाहर आना चाहिए। अब मुल्क के लिए सोचना चाहिए, कौम के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होंगे, जब तक इनके दिल में बेईमानी होगी किसी के भी, चाहे हम लोग ठीक। हों, चाहे ये लोग हों, किसी के भी दिल में जब तक बेईमानी होगी तब तक जो है वो कामयाबी नहीं होगी। अच्छा, अब्दुल राजा साहिबा आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान भी पहले कह रहे थे कि मदारिस के हवाले से जिस तरह उनकी एक अपनी पॉलिसी थी और वो ये कह रहे थे कि तहरीक चलाएंगे, वो तो नहीं चला रहे। 24 नवंबर को जो आपने एहतजाज किया, जिस तरह डी चौक में आए, वो भी एक खिलाफ सा हुआ। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि वाकई में हुकूमत स्ट्रांग हो गई है, इसी वजह से वो मीन्स दोबारा से फजल रहमान को भी इंगेज कर रहे हैं, और एज सच उन्हें कोई क्राइसिस नजर नहीं आ रहा? तो आपका क्या ख्याल है, क्या जो पीटीआई है वो अपने मुज़ाकरात कामयाब करवा सकेगी? देखिए, 24 नवंबर की अगर हम बात करें, आपने कहा हम नाकाम हो गए, तो बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुए। अली गंडापुर और बुशरा बीबी जो लीड कर रही थी ये सारा प्रोटेस्ट, तो बड़ी कामयाबी से और बड़ी दुनिया उनके साथ के पी से आई और यहाँ पे वो पहुंच चुके थे डी चौक के अंदर। सही। और डी चौक के अंदर पहुंचने के बाद लोग भी हमारे साथ थे एक, और वो पुरअमन तरीके से आ रहे थे, हमारे जितने लोग भी थे। मैं खुद वहां पे मौजूद थी डी चौक के अंदर, और ख़वातीन थी, बच्चे थे, फैमिलीज़ थी और पुरअमन थे। किसी कहीं भी आप देख लें कि किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं था, कोई तशद्दुद नहीं था, कुछ नहीं था।
लेकिन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई। सही। हमारे कितने लोगों को शहीद कर दिया गया। अनीस सती जो आपके आपके भी नॉलेज में होगा, हमारा जो कोटी सतिया से बच्चा था, 21 साल उसकी उम्र थी। क्या उसने किया था कि वो वहां पे वो अपनी वहां पे उसके साथ और भी लोग गए हुए थे जो अपनी उसके फ्रेंड्स थे उनके साथ बैठा हुआ था। मैं कल या परसों भी उनके घर गई हुई थी तो खवातीन के साथ उनकी बैठी हुई थी क्योंकि मेरे हलके के लोग हैं। तो खवातीन ने बताया कि इस तरह काफी सारे लोग बैठे हुए थे वो वहां पे डी चौक में। ये बच्चे सारे हमारे सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। और ठीक। उसी को आगे उसने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल की थी जिसमें उसने इमरान खान की तस्वीर दिल के साथ लगाई हुई थी और उसको वायरल कर दिया डी चौक से। और सही। थोड़ी देर बाद उसको आके वहीं पे उसी को आके गोली लगती है। इतना ठीक। बड़ा जुल्म। मतलब किसी से लीडर से लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है इमरान खान की। तो आप कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को के साथ ये जुल्म करेंगे। आज ये गरीब घरों के सारे बच्चे हैं। आज आप खुद बताएं कि किसी का बेचारा जो बहुत से लोग शहीद हुए हैं, कोई बेचारे मजदूर हैं, कोई मिडिल क्लास है, कोई चले हाई क्लास भी हैं। हर किस्म सियासत में तो ये होता है ना, जैसे धरना एहतजाज हुआ तो हर क्लास के लोग, इसकी सबसे खूबसूरती ये होती है सियासत की कि हर क्लास के लोग एक जगह बैठे होते हैं। वहां पे ये नहीं होता कि ये किस सही। क्लास का है, वो सारे सही मिलजुल आपका। के मुजाहिद कर रहे होते हैं, तहरीक चला रहे होते हैं। जी, आपका आपने पॉइंट आ ऐसे बच्चों को ठीक। जिनको शहीद कर दिया, हमारे लोगों को जो एक बाप था पूरे घर ठीक। का खर्चा चलाता था उनको शहीद कर दिया, इतना जुल्म किया। आपने कौन सी जंग जीत ली है। सही। आज लोगों के दिलों में नफरत है इस हुकूमत के लिए। ठीक। लोग नहीं चाहते। जो थोड़ी बहुत इनकी सो कॉल्ड बाकी थी ना, एक थोड़ी बहुत इज्जत जो इनको हम्म। 15 या 16 सीटें इन्होंने जीती थी। अब यकीन करें एहसन के अब अपने ही लोग इनके, क्योंकि मैं भी ग्राउंड लेवल की वर्कर हूँ और ग्राउंड पे होते हैं, अपने इनके लोग इनके खिलाफ हो गए। ठीक। सॉरी। और अपने ही लोग इनको कहते हैं कि मैं आपने दोबारा बहुत जुल्म दोबारा किया। आप देखें ना, किसी की भी कोई जख्मी पड़ा हुआ है, कोई शहीद हो गया है, किसी को बंद कर दिया है उस इलाके ठीक। में जहाँ पे वो रहता है, तो उसमें हर पार्टी के लोग रह रहे होते हैं और लोगों को पता होता है क्या किया। तो नफरत फैलाने से नफरत फैलती है, बढ़ जाती है। मोहब्बत फैलाने से मोहब्बत बढ़ती है। इन्होंने नफरत को फैलाया है। सही। सैयद अकंज़ादा चटान जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा, एक तो ये बताइएगा कि जब से इलेक्शन हुए उसके बाद हुकूमत के साथ है पीपल्स पार्टी, लेकिन जब कुछ बातें नहीं मानी जाती उस वक़्त आप सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। अभी भी बिलावल भुट्टो इस हवाले से कह रहे हैं कि जो अदम एतमाद कर रहे हैं, अदम एतमाद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो वफाकी हुकूमत है उससे गैर मुतमईन है। आखिर वजूहात क्या हैं? किन वजूहात की बिना पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों से, या वफाकी जो हुकूमत है उनकी तमाम तर पॉलिसीज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये कि हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम सिस्टम के साथ है। ठीक। इलेक्शन जब हो गया, सिस्टम के हवाले से बताएंगे, अपोजिशन। किस सिस्टम के साथ है मीन्स? सर जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे, जिस तरह के नॉन स्टॉप आपने आबदा साहिबों को, राजा साहिबों को सुना, ठीक। इस तरह अगर आप मुझे भी सुनेंगे तो आपको सवाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक। जब ठीक, इलेक्शन करिए। हुआ तो इलेक्शन में पोजीशन ऐसा आ गया कि दो पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकती थी, सही। अकेले में कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकता था। हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग बुलाया और हमने ये फैसला किया कि हम सिस्टम को चलाएंगे, क्योंकि हमारी मईशत के जो हालात है, हमारे दहशतगर्दी की जो हालात है, ये मुल्क बार बार इलेक्शनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर दो पार्टियां मिलती नहीं है और हुकूमत नहीं बनाते हैं तो फिर क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होगा। हमने इस फैसला किया और सबसे पहला अपर हमने पीटीआई को दिया कि अदद अक्सरियत आप लोगों का है, हम किसी की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम चलाने के लिए कि बार बार इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो, अगर आप लोग हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम अपना वोट आपकी हुकूमत साजी के लिए दे सकते हैं। क्योंकि पीटीआई का जवाब आया कि हम सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम सियासतदानों से बैठेंगे नहीं, हम तो डीजीआई से बात करेंगे, हम तो आर्मी चीफ से बात करेंगे।
پھر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ معاہدہ ہمارا ہوا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور ہم نے کچھ شرائط رکھی کہ آپ ہمارے ساتھ اس پالیسی پہ عمل کریں گے. تو اس میں اونچ نیچ آ جاتے ہیں، لیکن وہ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سیزن پالیٹیشین ہے، ہمارے پارٹی کا بھی تجربہ ہے، ہم تو مفاہمت کے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لیے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے. جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ہمارے کوئی ذات کے لیے نہیں ہے، ہم کوئی وزارتیں نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے مانگ رہے ہیں. ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایگریکلچر کی طرف توجہ دے دیں، صحیح، آپ زمینداروں کو سہولتیں دے دی. پاکستان کا معیشت اگر آپ کھڑا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے فرسٹ پریورٹی آپ نے لینا ہوگا ایگریکلچر کو. دوسرا پریورٹی آپ نے لینا ہوگا آئی ٹی کا. آپ نے انٹرنیٹ کے ساتھ جو کھلواڑ شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں کا معیشت استحکام آ رہا ہے، اس کا بینیفٹ آپ غریب عوام کو دے دیں. آپ زیادہ بوجھ، مالی بوجھ جو ہے وہ اشرفیہ پہ ڈالیں، اپنے خرچے کم کریں، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، بیوروکریسی کے غیر ضروری خرچے کم کرے، عدلیہ کے غیر ضروری خرچے یہ کم کرے. ہم کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے 9 مئی کے کیسز کو ختم کریں، آپ لوگوں کو جیلوں سے نکال دیں، ہمیں این آر او دے دیں، ہمارے کیسوں کو ختم کریں. ہمارا مطالبہ کوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی اپنے لیے نہیں، اور یہ سیاست ہے. سیاست لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ کا جسے تو بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور مسائل کے حل نکالتے ہیں. دوسرا جو آپ صاحبہ نے ایک تصویر پیش کیا، ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا کا جو پی ٹی آئی کا شیوا ہے کہ یہ بالکل آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اور سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ابھی تک وہاں یہ کوئی باجوڑ میں واقعہ نہیں ہوا تھا، وزیرستان میں ہوا تھا. یہ ڈی چوک پہ ہوا تھا، تمام پاکستان کے ڈی سی انج موجود تھے، تمام لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل تھے. ابھی تک ان لوگوں نے ایک زخمی کا پیش نہیں کیا، ایک مردے کا پیش نہیں کیا. جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان لوگوں کا پوسٹ مارٹم پیش نہیں کیا، اور جو لوگ وفات ہو گئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے یہاں سے نکلتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے جائیں گے، سبیلنا الجہاد الجہاد. اور پھر ڈی چوک تک پہنچتے 4 رینجر کے اور ایک پولیس والے کی لاش کس نے گرایا؟ کس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 100 پولیس والوں کو پکڑے تھے، اور جب ہم اس کو مارتے تھے اور اس کو ریمانڈ دیتے تھے تو وہ عمران خان کی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. کس نے دیکھے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آپ کو بتایا اس حوالے سے، میڈیا کے سامنے بھی انہوں نے بتایا، عمر ایوب نے بتایا کہ 12 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. تو آپ کیا اس پہ اعتماد نہیں کرتے؟ جی ان کا سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے، اگر 12 لوگ شہید ہوئی ہے میں اس کو شہید کہتا ہوں. اگر 12 لوگ شہید ہوئی ہیں تو پھر یہ لوگ فلسطین کے اور ادھر ادھر کے اور پاڑا چنار کے شہداء کی تصویروں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ پھر یہ حقیقت سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ پختونخوا میں ان کا حکومت ہے، ان کے پوچھا صدے کا جو علی محمد نام کا لڑکا شہید ہوا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں دنیا اور میڈیا کے سامنے نہیں لاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو گولی لگی ہے؟ یہ ڈی چوک پہ ہر ایک یہ لوگ تو واش روم بھی جاتے اور ہاتھ دھوتے ہیں، اس کی بھی تصویریں نکالتے ہیں اور ٹویٹر پہ وائرل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں. کبھی آپ نے ایک فائرنگ کا دیکھ لیا، کبھی ایک لاش کا دیکھ لیا، کبھی ایک زخمی کا دیکھ لیا. یہ واقعہ یہاں پہ ہوا تو آپ نے کوئی خون دیکھا ہے ڈی چوک پہ یا ڈی چوک کو دھویا کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جب لوگوں کو کہیں گے کہ آپ گلیلے لے کے آئے، آپ ڈنڈے لے کے آئے، ڈنڈوں میں کیل لگائے، اور یہ لوگ اسلحہ ساتھ لے کے آتے ہیں. پی ٹی وی پہ یہ لوگ حملہ ہو گئے تھے،
सुप्रीम कोर्ट पे इन अच्छा लोगों ने हमला किया सर, है, मैं आपसे पार्लियामेंट पे इन लोगों ने हमला किया है, डी चौक में कब्र इन लोगों ने खोदे थे, और आखिर में तो इस हद तक ये लोग गिर गए, इस सर, हद तक मुल्क दुश्मनी में गिर गए मैं तो कि आपसे इस हमारे हवाले वो से पूछ रहा था, शुहदा, आप मुझे जी एक सेकंड, हमारे वो शुहदा जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है, जिन्होंने अपना आज इस मुल्क के खुद मुख्तियारी के लिए कुर्बान किया है, इनके मुजस्सिमों को गिरा के और जमीन पे घसीटे मेजर अजीज भट्टी जैसे शहीद की तस्वीरों की तौहीन किया, कर्नल शेर खान जैसे बहादुर जो शहीद हुआ कारगिल में, वहां का जो सेक्टर कमांडर था इंडिया के, उन्होंने घर से चंदन का तेल ला के इनकी दाढ़ी को लगाया और इज्जत के साथ इसका लाश पाकिस्तान भेज दिया। इनके मुजस्सिमों को गिरा के सड़क पे घसीटा। एमएम आलम का जहाज जिन्होंने इंडिया के 5 जहाज 3 मिनट में गिराए थे, उनको जला दिया। अच्छा क्या आबदा राजा साहब, जमात है? आबदा राजा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा, जिस तरह सैयद अखुंदज़ादा चटान साहब कह रहे हैं कोई शहादत नहीं हुई, डेफिनेटली आपकी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी बताया और बाकी भी दीगर, इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? और साथ मुज़ाकरात के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो पीटीआई की कमेटी बनी है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी, अभी उनकी तरफ से कोई कमेटी का ऐलान नहीं हुआ, मुतवक्के है कि आज के दिन हो जाए, लेकिन क्या कोई मुद्दा रखेंगी? मेन जो पॉइंट्स हैं पीटीआई के क्या होंगे? सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा होगा? क्योंकि इससे पहले भी अगर 24 नवंबर को आप आम आदमी के लिए आवाज उठाते, आम आदमी के लिए यहाँ आते, तो मेरे ख्याल में शायद ऐसे आपको वापस ना जाना होता। मीन्स कुछ ना कुछ आपकी इसमें बेहतरी होती, या आप ये कह सकते हैं कामयाबी होती। लेकिन आगे का क्या लाएमल होगा? क्या वही चीजें होंगी जो इससे पहले जलसे जुलूसों में भी हुई? आम आदमी को तो डिस्कस ही नहीं किया जा रहा, ना वो पीपल्स पार्टी की जानिब से और ना वो पीटीआई की जानिब से। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, पीपल पार्टी के खुद लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस हवाले से मैं बड़ा दिल से बड़ी इज्जत करती हूँ कि बीबी साहिबा शहीद हो गई, और जिसके लिए हम मजम्मत करते भी रहे, और जितनी भी मजम्मत की जाए वो एक कम है। एक बहुत बड़ी लीडर थी। लेकिन मुझे अपने भाई की बातें सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि शहीद हुए लोग, हाँ, शहीदों के ऊपर सियासत कौन करता है? और ये झूठ नहीं है, ये कहने कौन सी मैं आपको बताऊं, ऐसे मैं जो परसों उनके घर गई, अनीस सत्ती के घर, तो उनका पूरा घर गायब था। कोई बंदा नहीं था कि मैं जिसके पास दुआ करूं। और पता ये चला कि उनको इतना डराया, ये कह रहे पोस्टमार्टम आप सामने नहीं लाते। पोस्टमार्टम क्या हम सामने लाए? हमारे जो जख्मी थे उनको भी गायब कर दिया गया है। हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम नहीं बन रही। हमारे एक बच्चा था यूथ का, और वो बहुत जख्मी, उसके पेट में गोलियां लगी हुई थी, और हमें उन लोगों को ये पता चला कि इसको मारने के लिए आ रहे हैं, और उसको छुपा के हॉस्पिटल से निकाल के वहां पे लेके गए एबटाबाद में, छुपा के लेके गए, पेट में लगी हुई गोलियां। तो हमें कौन कौन रिपोर्ट बना देगा? जो बच्चा घर का शहीद हो गया, इतना बड़ा दुख, उनको जाके धमकियां दी जा रही हैं कि पता नहीं क्या क्या धमकियां दी कि वो रातों रात सारी फैमिली भाग गई। तो हम किसको इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये आज अगर टाइम हमारे पास है, मैं तो इनको बदुआ भी नहीं देती कि कल अल्लाह आपके ऊपर ये दिन लाए, अल्लाह किसी के ऊपर भी ये दिन ना लगाए लाए। क्योंकि जो सियासी वर्कर होते हैं, इनके भी बहुत से वर्कर होंगे जिनमें मेरे ही रिश्तेदार होंगे, मेरे ही लोग होंगे, हमारी भी पार्टी में बहुत से लोग होंगे, इनके हलके में जो इनके लोग होंगे। तो सियासी जो वर्कर होते हैं वो तो मेरे ख्याल में एक दूसरे को बदवा भी नहीं देनी चाहिए कि जिस तरह से ये इतना जुल्म किया जा रहा है वो किसी के साथ भी, और ये वाकया ही हुआ है। ये कैसे, मतलब ये कह सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम जी झूठ बोल रहे हैं कि हमारे लोग शहीद हो गए। अल्लाह आबदा मुझे राजा माफ, साहिबा, शहादत आप का क्या रुतबा समझ बहुत बड़ा रुतबा है, जिसके लिए पैगंबरों ने भी दुआ की है। अच्छा, दूसरा आप क्या ये कह समझती रहे हैं हैं कि कि हमने, एक मिनट मेरी बात सुन ले, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने जो है खुदा न खास्ता जाके हमने किसी फौजी की वहां पे तस्वीरें उठा के ये क्या? फौज हमारी है, हम हमेशा कहते हैं ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। हम अपने इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, हम इस तरह की हरकत क्यों करेंगे? और हम ये कह रहे हैं कि जिसने ऐसा किया तो आप बेशक उसको सजा दें। ठीक। अगर 9 मई हुआ है, पहली बात तो ये है ना कि 9 मई एक बनाया गया वाकया हुआ नहीं है। हाँ, अगर उसमें आपने किसी को, हम में से किसी को देखा है कि हम कोई
اس طرح کی حرکت کرے، خدا نخواستہ اپنی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، جو بندہ کر رہا ہے آپ اس کو نومینیٹ کریں، اس کو سزا دے دیں. عمران خان بیچارہ بند تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ ہمارے وہ لیڈرز جن کو آپ لوگوں نے مار پیٹ کے پارٹی میں سے نکال دیا، انہوں نے کیا کیا؟ صداقت عباسی میرے حلقے کے نا 36 دن انہوں نے ان کو رکھا ہے اور مارا ہے. مجھے بتائیں نا کہ صداقت عباسی نے کیا کیا تھا؟ کسی نے بھی کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے ان کے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بیانیاں بناتے ہیں. اتنا بڑا ظلم کریں گے ہم؟ اچھا ان شارٹ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کو اس میں برابر کا شریک سمجھتے ہیں؟ حکومت نے جو کچھ بھی کیا، وہ 27 نومبر کی بات کی جائے یا اس سے پہلے کی، تو پیپلز پارٹی اس میں واقعی میں برابر کی شریک ہے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے، کون شریک تھا کون نہیں شریک تھا، لیکن جب ظلم ہو رہا اور اس کے خلاف جو نہ بھی بولے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، بجائے اس کو کہ ان کو اندر سے پتہ ہے ساری چیزیں کہ کیا کیا ہوا ہے. ابھی بھی جو بہت سے لوگ غائب ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کو مار کے پھینک دیا گیا ہے، لاشوں کو غائب کیا گیا ہے، بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جو ہم چلیں آج اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا. آج ہماری کوئی بھی نہیں چل رہی، ٹھیک ہے. آج ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ نے کوئی رپورٹ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنی، ورنہ سارے کے سارے گھر کو غائب کر دیا جائے گا. چلے ہمارے لیڈر کو آپ نے بند کر دیا، باقی جو ہماری لیڈرشپ تھی آپ نے اس کو نکال دیا، اور ان کے اوپر بھی جو ظلم کر کر کے آپ نے نکالا. آج کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ یہ کہ ہم احتجاج کریں اور اپنی چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. لیکن کل تو ہم نے سب کے اللہ کے پاس سب نے جانا ہے، تو یہ سب کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اندر سے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان سب نے جو کیا، اگر پیپل پارٹی ساتھ نہیں بھی تھی اور یہ سارا ظلم دیکھ کے وہ چپ رہی، تو کیا وہ بھی برابر کی شریک نہیں ہے اس گناہ میں؟ ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا. سید اخندزادہ چٹان صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، ایک تو جس طرح گورنر پنجاب آپ کا ہے، گورنر کے پی کے کی اگر بات کی جائے وہ بھی آپ کا ہے، مینز پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ میں حکومت آپ کی ہے اور بلوچستان میں بھی حکومت آپ ہی کی ہے. پھر وفاقی حکومت سے نالا اور عدم اعتماد کرنا میرے خیال میں سمجھ سے بالا ہے. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا. دوسرا، پیپلز پارٹی اسمبلی کے اندر بھی جس طرح ترمیم ہوئی اس میں بھی دیکھا جائے تو حکومت کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور جو مہنگائی ہے اس اعتبار سے بھی کوئی ایسا سچ دیکھنے کو کچھ نہیں ملا کہ کوئی بات کی جاتی ہے عام آدمی کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں ایسی پالیسی لے کر نیکسٹ اگر الیکشن ہوتے ہیں آپ حکومت میں کیسے آئیں گے اور لوگوں کو کیسے راضی کریں گے؟ اخندزادہ چٹان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں جی یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے نظر اب آنے والے نسلوں پہ ہے، آنے والے اونٹوں پہ ہم نے کبھی نظر نہیں رکھا ہے. جہاں تک حکومت کے ساتھ تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے جو اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ وہ چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیز ایسا ہو جو ہمارے ذات کا ہو. ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایگریکلچر پہ توجہ دیجیے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ IT پہ توجہ دیجیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ 8 روپیہ پہ زیادہ ڈالیں غریبوں. سر تو آپ حکومت چھوڑ دیں، آپ حکومت چھوڑ دیں، اسمبلیوں سے آپ ریزائن دے دیں اور آ جائیں الیکشن کے لیے. پھر اگر ڈیفینیٹلی آپ کی باتیں نہیں مانیں. آپ کو PTI والے لگتے ہیں، سسٹم کے اندر رہ کے آپ سسٹم میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. سر وہ کیسے تبدیلی لائیں گے؟ آپ بار بار دیکھیں آپ سر، میں نے جیسے آپ کو گنوایا ہے، آپ کے PK کے اندر گورنر ہیں، ٹھیک ہے، آپ پنجاب کے اندر گورنرشپ آپ کے پاس ہے، بلوچستان اسمبلی آپ کی ہے، سندھ اسمبلی آپ کی ہے، ساری چیزیں آپ حکومت کا حصہ تو ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد. وجہ کیا ہے؟ جن چیزوں کا ہمارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اختلاف رائے نہیں ہوتا ہے؟ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن آپ چیزیں بھی کہ ہم ایک پارٹی کے اندر اختلاف رائے، کیا ہمارے جو پیپلز پارٹی ہے، ہم CC کا جو میٹنگ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے نہیں رکھتے ہیں؟ آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اتحاد کیا تو اس کے ہر بات ہم آن کے بند کر کے مانیں گے، ہم اس سے اختلاف نہیں رکھیں گے؟ جن چیزوں پہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے میں نے ایک ایک کر کے آپ کو گروا دیا کہ ہم حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں
जो सूबों को हक मिला है उनको अपना अपना हक दे दो। आप क्यों 18वीं तरमीम पे अमल नहीं कर रहे हैं? हम उसको ये कह रहे हैं कि आप किसान पे मजीद बोझ नहीं डालो, उसको बेनिफिट्स दे दो। हम हुकूमत की कह रहे हैं कि आपने IIT को तबाह कर दिया, आप इंटरनेट के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको खत्म करें, जो कभी शुरू कर देते हैं कभी बिल्कुल खत्म कर देते हैं, इसी से IIT का जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो गया। हम हुकूमत को ये कह रहे हैं कि बोझ जो है वो आप गरीब अवाम पे नहीं डाले, अशरफिया पे डाले। इसमें मुझे बताइए पीपल्स पार्टी का अपनी जात का कौन सा मुद्दा? अच्छा, इन शॉर्ट आपको एक बात कहूँ, देखिए मुझे भी इससे सुनी जिसे अफजा राजा साहिब को सुन रही है। दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में कोई चीज खराब है तो आप पूरा घर को गिराएंगे या उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप तो कह रहे हैं पूरा घर को गिरा दे क्योंकि इसमें ये कोना जो है ये खराब है, तो अब पूरा घर गवर्नरशिप से भी इस्तीफा दे दी, सदारत से भी इस्तीफा दे दी, सिंध हुकूमत को भी छोड़ दी, बलूचिस्तान का हुकूमत को भी छोड़ दी, तो क्या इससे पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ जाएगा, कोई तरक्की आ जाएगा? इससे तो मुल्क की तबाही हो जाएगी। हमारे मुल्क की जो मईशत की जो हालात है, यहाँ पे अमन अमान की जो हालात है, हमारा मुल्क इस तरह के एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। टाइम आ चुका है कि हम सारे मिल के पाकिस्तान के जो मसाइल है, पाकिस्तान जिन बहरानों में गिरा हुआ है, इनमें न कोई एक पार्टी, अगर तमाम सियासतदान मिल के फिर भी नहीं कर सकते हैं, अगर इन मुल्क को हमने इन बहरानों से निकाला है, तमाम सियासतदानों को, अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट को, मीडिया को, हम सारे एक पेज पे आएंगे तो इस मुल्क को इन बहरानों से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, PTI और जो हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या मईशत के लिए ये खुशाइन नहीं है कि सियासी मफाहमत भी होनी चाहिए? देखिए जी, मईशत के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत लाजमी है, लेकिन मसला ये है कि PTI मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। PTI का क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि PTI का क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं करना चाहते कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ये पहले से शराइत रखते हैं, और शराइत क्या रखते हैं? वो शराइत जो काबिल अमल नहीं है। इमरान खान को रिहा करो, नंबर 1। दूसरा ये कि आप मैंडेट हमें दे दो, आप अक़लियत में जाओ, हुकूमत से कह रहे हैं आप अपोजिशन में जाए और हुकूमत हमें दे दो, 2। नंबर 3 ये कि 26वीं तरमीम खत्म करके जो जजों के बारे में हमने कहा था कि ये चीफ जस्टिस बनेगा तो ये हुकूमत कर जाएगा, ये होगा वो होगा, इन जजों को जो है आप सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उसको चीफ जस्टिस बनाइए, सारा सब कुछ उसके हवाले कर दी। तो सबसे पहले तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इनका इरादा नहीं है मुज़ाकरात का, वरना ये पहले से शराइत नहीं रखती। दूसरा ये कि इनका क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये इक़्तिदार में थे, हम अपोजिशन में थे। इमरान खान साहब कमेटी बनाते, हमारी कमेटी बन जाती, मुज़ाकरात हो जाते। जब इमरान खान साहब के पास जाते तो कह देते कि भाई वो तो मानता ही नहीं है। जब ये अपोजिशन में चला गया, PDM में हमने इलेक्शन का तारीख पे तय किया, हमारे और इनके कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इमरान खान साहब वहां से निकला कि फलाना तारीख तक इलेक्शन नहीं हुआ और तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार्च कर दूंगा। इसके बाद जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकर्रर किया कि आप जाके मुज़ाकरात करें। जब इन्होंने कहा कि मैंने जरदारी साहब से मिलना है, मैंने नवाज शरीफ साहब से मिलना है, आप मुझे खुला इख्तियार दे दें, तो फिर उसको भी इनसे भी पीछे हट गया। अब ये भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इन्होंने इत्तेहाद बनाया और दावा किया कि 26वीं तरमीम में जो सिफारिशात मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, ये 90% हमने बनाया है, और ये सिफारिशात मौलाना फजल रहमान की नहीं है, ये हमारी सिफारिशात है। लेकिन जब वो मौलाना फजल रहमान की सिफारिशात हुकूमत ने मान ली तो फिर इन लोगों ने असेंबली में वोट नहीं दिया। ठीक, मैं लोगों का क्रेडिबिलिटी नहीं है, आखिरी क्वेश्चन की जानिब साहब का क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो सियासी रवायती सियासतदान नहीं है, ठीक है, मुज़ाकरात की यकीन नहीं रखते हैं। ये इक़्तिदार में तो हमने कहा कि पाकिस्तान का आने वाला मसला जो है मईशत का है, हम आप इस पे आपके साथ मिसाफ करने को तैयार है। तस्वीर किया हमारा, पुलवामा पे बैठने को तैयार नहीं था, ये हमारे साथ कोई पे बैठने को तैयार नहीं था। तो ये एक घोषणा है, ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, नहीं ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकती है। आबदा राजा साहिबा, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा और शॉर्ट आंसर कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से तीसरा टेन्योर चल रहा है, कितने पॉइंट्स इन्हें देंगी? कुरम में जो वाक़यात हो रहे हैं और वहाँ पे लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं, आखिर कैसे इन तमाम तर चीज़ों से निपटा जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
देखिए, जो जब तक मैं फिर से ये कहूँगी कि जब तक सारी सियासी पार्टियाँ मिल के नहीं बैठेंगी, मुज़ाकरात नहीं करेंगी और मिल के जद्दोजहद नहीं करेंगी, इन मसाइल से निपटना इतना आसान नहीं है। सही। क्योंकि ये मसाइल बहुत पुराने हैं और ये सबके मसाइल हैं, ये किसी एक लेकिन पार्टी, एक ये वर्कर ये में या पीटीआई की हुकूमत है, ये भी याद रखिए। नहीं, नहीं, मुझे पता है पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत के साथ जो ऑपोज़िशन के लोग हैं, वो भी जब तक मिल के बैठ के नहीं चलते और वहाँ पे काम नहीं करते, तो तब तक कामयाबी मुमकिन नहीं होती है। पीटीआई की हुकूमत तो हर तौर पे कोशिश कर रही है ना कि वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनके साथ निपटा जाए। लेकिन अगर हुकूमत पीटीआई की है, गवर्नर इनका है, तो दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा ना। आई मीन के जब तक एक पेज पे ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों नहीं आते, तो कामयाबी बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऑपोजिशन को साथ लेके चले, और ऑपोजिशन भी अगर चाहती है कि वहाँ पे इस तरह के बहुत गंभीर मामलात हैं, उनके साथ निपटा जाए, तो वो हुकूमत के साथ चले। जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सैयद अखंदज़ादा चट्टान सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आबदा राजा, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।